तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे रिन ने फ्री किक के कारण एक गजब किस्म से गोल कर दिया होता, जो देख के नागी कहने लगता है शिट, अगर उन्होंने अकेला गोल किया तो हमारी गेम यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तर सागी अपने दिल में कह रहा होता, यार अब तक तो मैं रिन की सारी हरकतों को पढ़ पा रहा था, पर सिर्फ मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि टोकीमित्सु अभी तक थका नहीं है। यही बात बस रिन को मुझसे पहले मालूम हो गई थी। यहाँ पे फिर रिन ने टोकीमित्सु की पावर का इस्तेमाल करके फौरन से गोल कर डाला। अगर सिर्फ मुझे इस बात का एहसास हो गया होता रिन से पहले, तो फिर तो मैंने एक कम्प्लीटली डिफरेंट फ्यूचर को तैयार कर रखा होता। करीब होने के बावजूद भी मैं एक आखिरी कदम पे पैर रखने में नाकाम हो गया। तो यार जहाँ पे हमें दिखा जाता है इसागी और रिन अंदर ही अंदर से एक दूसरे के खिलाफ कंपटीशन कर रहे होते हैं। वहीं पे बादशाह खुद अब काफी ज्यादा कंफ्यूज दूर खड़ा अब अपने मन ही मन में परेशान होता। वहीं पे अब बाड़ू भी कहने लगता है अगर मैं दीवार के साथ होता तो चाहे फिर जरूर बॉल जितनी भी ऊपर होती मैं रोक लेता। ये सुनने के बाद इसागी अपने दिल में बोलने लगता है, नहीं रिन ने इसलिए मेरे ऊपर से बॉल गुजारी थी क्योंकि मैं वहां पे खड़ा था। मुझे पूरा यकीन है अगर तुम वहां पे खड़े होते तो गोल डिफरेंट तरीके से होता। एक मिनट, रिन ने कंप्लीटली फ्री किक मारी क्योंकि वो मेरे खिलाफ था। तो और तरीके से अगर मैं इसे एक दूसरी नजर से देखूं तो अगर मैं इसागी योची मतलब के खुद को ही सही तरीके से इस्तेमाल करूं मैं, तो फिर तो मैं रिन जैसे को भी निगल सकता हूँ। अब नागी भी सागी से कहने लगता है, ओ स्ट्राइकर चलाओ चलते हैं। तो हाँ यार यहाँ पे सागी पूरे तरीके से तैयार होता है, उसे अब पता है कि क्या करना है उसको। अब नागी किक ऑफ करके सागी को देता। यहाँ पे बाड़ू नोटिस करता है कि आगे से टोकीमित्सु आ रहा है और पीछे से इसागी आ रहा है बॉल लेके। बाड़ू इसागी के नए रवैये को महसूस करके थोड़ा सा परेशान हो जाता। तो देख के बाड़ू अपनी बिजली से कड़कती हुई स्पीड से टोकीमित्सु पे बाड़ी पड़ने की कोशिश करके आगे निकलना चाहता। और उससे निकलने के बाद वो सोच रहा था, भाई अगर तुम अभी पास करना चाहते हो तो कर भी दो। पर बारू यहाँ पे नोटिस करता वो टोकीमित्सु पागल अभी तक उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, बार बार कोशिश कर होता, लेकिन चूंकि ये लास्ट गोल होता टोकीमित्सु काफी डरा होता और वो अचानक से अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में चला गया होता। जबकि ये दोनों एक दूसरे को बच्चों की तरह धक्के वगैरह दे रहे होते। आगे इसी मौके से फायदा उठा के दोनों को छोड़ के आगे बढ़ने लगता है। ये देख के बारू कहने लगता है, लानत हो तुझ पे सागी, उन्हें मुझे डिकॉय की तरह फिर से इस्तेमाल किया। और बिना वक्त गवाए बगैर इस सागी फौरन से अपने आगे बादशाह को पाता। बादशाह दिल में काफी डरा होता और वो कह रहा होता, ओए सागी मुझे छोड़ के मत जाना। बारू चिल्लाते हुए कहने लगता है, ओए सागी तुम उससे ड्रिबलिंग में नहीं जीत सकते, बॉल मेरी तरफ दो। जहाँ पे नागी भी अब इस सागी की सपोर्ट के लिए आता। हालांकि इस सागी उस रास्ते को महसूस कर पाता और इसके साथ ही साथ रिंग को भी। सागी दिल में कह रहा था, नहीं रिन इन सब चीजों के लिए तैयार है अगर मैंने किसी को पास किया। और अब हर कोई यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि मैं किसी को पास करूंगा, पर यही मेरे एक प्लान का हिस्सा है। सागी फौरन से एक लंबी शूटर मारता है और वहां पे चिगेरी अपने पैरों का इस्तेमाल करके भाग रहा होता और उसके पीछे आर्यू भी पड़ा होता है। यहाँ पे सागी सोच रहा था अब सारे लोग चिगेरी की ओर बढ़ेंगे ताकि वो किसी को पास करे। और यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे के खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे ताकि पास वो रिसीव कर पाए। और हमारे अपोजिंग में इससे रोकने की कोशिश की जा रही होगी। और इन सब चीजों पे रिंग का भी ध्यान पड़ रहा होगा। जब सारे लोग अपना फोकस कंप्लीटली उस तरफ कर लेंगे तो फिर मैं अपनी दिशा पलट डालूंगा। ये कहते कहते वो रिंग की भी नजरों से बाहर होके फौरन से खुद चिगेरी की ओर बढ़ने लगता है। इस सागी हमारा और अब कहीं जाके लोगों का ध्यान इस सागी पे पड़ता, पर तब तक इस सागी करीब होता है। सागी गोल के करीब होता, चिगेरी फौरन से उसे बॉल पास कर देता है। और यार तब भी रिन इस सागी के बिल्कुल पीछे खड़ा होता है। जो देख के इस सागी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। कितना परफेक्ट प्लान होने के बावजूद भी रिन यहाँ पे इस सागी के खिलाफ जाने की कोशिश करने लगता है। सागी मन में परेशानी से कहने लगता है, अभी तक मैं इसके खिलाफ जाने के काबिल नहीं हूं। हरगिज नहीं। अब यहाँ पे सागी एक तरह से खुद ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करता है। यहाँ पे सागी जबकि गोल की तरफ बढ़ा होता, पर उल्टा वो गोल की ओर अपनी पीठ कर डालता और इसी तरह बॉल इस सागी के पैरों के बीच में से गुजरने लगता। एक अच्छी पोजीशन आने के बाद इस सागी फौरन से बैक किक मार के गोल कर डालता। तो यार ये लंबा सबको हैरान कर डालता। नागी ये देख के कहने लगता है, भाई तुमने तो हमारी जैसे कि जान ही बचा लिया। और अभी भी इस सागी दिल में रिन से जहमत होके कह रहा होता है, मैं तुम्हें निगल लूंगा। पूरी की पूरी टीम बैठ इस सागी को जाके जप्पी डालती। यार यहाँ पे बाड़ू कहने लगता है, तो ये सब कुछ तुम्हारे प्लान
के मुताबिक था। हाँ इसागी? तो इसागी कहता है बिल्कुल हाँ जरूर। मुझे एंड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ा था कि कहीं ना कहीं पे मुझे इस बात का अंदाजा तो था कि रिन मेरे पीछे जरूर आएगा। इसका मतलब अगर मैं सीधे तरीके से आम तरीके से शॉट मारता रिन वो रॉक के ही रहता। इस वजह से मैंने एक ऐसा मेथड इस्तेमाल किया जो कि शायद तुम्हें बहुत कम देखने को मिलता है, और इसी के समेत मैंने एक ब्लाइंड स्पॉट भी क्रिएट किया था और इसी तरह गोल कर डाला। जो सुन के बाड़ू कहने लगता तो अच्छा अगर तुम मिस कर डालते तो अपोजिंग में लोग काउंटर अटैक फौरन से करते। जो भी कहीं तुम्हारी ये बारी कीमत हमें कहीं ले ही ना डूबे। हाँ यार, अब इस गोल के कारण दोनों की टीम का स्कोर बराबर है 4/4। जो भी आखिरी गोल प्ले करेगा वही जीत जाएगा। तो इसी बात को लेके सागी कहने लगता है हम इन्हें कुचल के ये प्रूव करेंगे कि हम इनसे बेटर है। वहीं पे यार हमारा बेचारा बादचेरा टीम्स के बीच में खड़ा अब सोच रहा होता है कि आखिर कहाँ पे उसकी ईगो कम पड़ी है कि वो सागी और रिन जितना हो सके। जबकि मैं ब्लू लॉक में आया उस मॉन्स्टर को ढूंढने, एक मॉन्स्टर फ्रेंड को ढूंढने। अब जबकि वो मेरे सामने है पर फिर भी मैं उन्हें महसूस नहीं कर पा रहा। और मेरी ये ख्वाहिश, मेरी ये ईगो काफ़ी नहीं है। तो आखिर मैं किस चीज़ की ख्वाहिश करूं? गेम की अब दोबारा से शुरुआत होती है। रेड टीम बॉल लेके आगे बढ़ी होती है और एज यूजुअल व्हाइट टीम उसी फॉर्मेशन में होती है और उन्हें पता है कौन से लोगों के खिलाफ जाना है। बंदों में फंसने के कारण टोकिमित्सु बॉल रिंग को पास करता। रिन फौरन से आर्यू की ओर फेंक डालता। आर्यू का कद काफी ऊंचा होता, वो बॉल को हवा में ही कंट्रोल ले लेता। दोनों के स्किल्स बराबर होते हैं लेकिन नागी का कद छोटा होता है। इसके बावजूद भी नागी उससे बॉल छीन लेता। बड़े बड़े टांगों होने के कारण आर्यू वापस से बॉल अपनी कंट्रोल में ले लेता। फिर यूं ही बॉल आगे ले जाते आर्यू इस सागी से दिल में जहमत होकर कहने लगता है मुझे पता है सागी तुम अपनी आंखों से मुझे देख रहे हो और तुम्हारे पीछे जो बंदा वो इस वक्त खाली है। ये कहते कहते वो बादशिरा को बॉल पास कर डालता। बॉल बादशिरा के हाथों में जाती है। वो फिर से सोच में पड़ जाता है यार बेचारा। वो कह रहा था इतने वक्त से मैंने सोचा मैं लोगों को टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे टेस्ट किया जा रहा है। उस पर काफी ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बादशिरा अपने मास्टर से पूछने लगता है कि मैं क्या करूं कि मेरे दो फेवरेट बंदे मेरी काबिलियत को समझ सके। पता इस गहरी सोच में होने के कारण चिगिरी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके बादशिरा से बॉल छीन के तब तक ले भी गया होता। इधर बादशिरा दोबारा से बॉल का पीछा करना शुरू करता है मगर नागी उसके पास आके कहने लगता है क्या हुआ बादशिरा, तुम तो बड़े तगड़े हुआ करते थे, क्या तुम जानबूझ के आ रहे हो ये सोच के कि वैसे भी तुम्हें सेलेक्ट किया जाएगा? तो तुम गलत हो। तुम्हारी ये कंडीशन देख के मैं तो तुम्हें लेना नहीं पसंद करूंगा। और मुझे पूरा यकीन है इस सागी के मन में भी यही चल रहा होगा। यार ये बात बादशिरा को अंदर से तोड़ने लगती है, मनोड़ने लगती है, जगड़ने लगती है। और इसके साथ ही साथ ये बातें उससे इवॉल्व करने पे भी मजबूर करी होती है। यहाँ पे बारू टोकिमित्सु पे बारी पड़ते हुए बॉल इस सागी को पास कर देता है। इस सागी के खिलाफ जाने की कोशिश करता पर बॉल आते सारी सागी बारू को फौरन से पास कर देता है। उस दौरान इस सागी दिल में क्या रोता कि बारू उनमें हमेशा से एक दूसरे के खिलाफ ही जाते हैं। अपने टीममेट में होने के बावजूद भी एक दूसरे से बॉल छीनते हैं। वक्त आ गया हम दोनों टैग टीम करके रिंग की इन्विजन को सरपास करें। दोनों अपनी गजब किस्म की पासिंग से आगे बढ़े होते हैं। वहीं पे बादशिरा बॉल को चेस करते हुए अपने दिल में क्या रोता है, बढ़ गई मेरी इज्जत, बढ़ गई मेरी ईगो, आज तो चाहे मैं मर भी जाऊं लेकिन ये गेम में जीत के रहूंगा। आखिरकार अब तक जितना भी मैंने ब्लू लॉक में पाया है मैं उस सबको नहीं खोना चाहता। मैं अपने पहले दोस्त को भी नहीं खोना चाहता जो कि मेरे लिए एक फुटबॉल का हिस्सा है। कि मैं वापस अकेले जाना नहीं चाहूंगा, मैं वापस अकेले मरना नहीं चाहूंगा। देखते ही देखते बादशिरा को अपनी मदर की भी याद सताने लगती है कि मदर पेंट करते हुए कहने लगती है ये मेरे अंदर की आवाज है और मैं इसे कभी भी नहीं बुला सकी। इसी तरह हर कोई एक ना एक चीज पे यकीन रखना चाहता है मगर वो जब जैसे जैसे बड़े हो रहे होते हैं तो वो मजीद अब वो नहीं कर सक रहे होते। तो वो फिर इस तरह से नाटक करने लगते हैं कि जैसे कि उससे अपनी अंदर की आवाजें सुनाई ही नहीं दे रही। तब तक वो करते जाते हैं जब तक वाकई में उनकी अंदर की आवाजें मिट नहीं जाती। कहानी प्रेजेंट पे आती है। बादशिरा सोच रहा था मैं किस पे यकीन रखता हूँ। तभी वो दो मॉन्स्टर के रूप में अपने सामने इंसान को पाता और इन्हीं मॉन्स्टर्स की तलाश में था, इन्हीं मॉन्स्टर फ्रेंड के जिसके साथ वो फुटबॉल खेल पाए। पिछले फ्लैशबैक को कंटिन्यू करते हुए उसकी मदर को उससे मजीद बात याद आती है। उसकी मदर उसे बताती है इसका असली आंसर तुम्हारी असली अंदर की आवाज है। यही सोच के बादशिरा अपने आप की आवाजों में बहता चला जाता है जहाँ पे वो खुद को इस सागी का पीछा करते हुए पाता। और यहाँ पे तभी उससे अपनी अंदर की असली आवाज सुनाई देती है। इसको महसूस करके बादशिरा बहुत पागलों की तरह फौरन से सागी पे टूट पड़ता और सागी बॉल को बड़ी मुश्किल से काबू करते हुए चिगिरी की ओर पास कर डालता। बॉल फौरन से आगे नागी की ओर पास कर डालता और
नागी बॉल को कंट्रोल में लेके वापस से इसागी की ओर पास कर देता क्योंकि इसागी गोल के करीब होता। इसागी जैसे तैसे शूट मार होता। बाचिरा दिल ही दिल में पीछे कहने लगता, नहीं मैं यूं नहीं चाहता कि यूं गेम खत्म हो जाए, मैंने अभी कुछ किया नहीं है। पर इसागी बिना वक्त गवाए बगैर फौरन से लास्ट गोल की ओर अपने कदम जमाते हुए किक मारता। बाचिरा अपनी सारी उम्मीदें खो बैठता। पर यार बदकिस्मती से वहां से फौरन से रिन आके उस बॉल को रोक लेता। रिन ने भी बड़ी मुश्किलों से रोका होता और ऐसा करते करते रिन गिर जाता। पर तब तक बॉल टकरा के बाचिरा के हाथों में रखती है। यहाँ पे बाचिरा अपनी अंदर की आवाज को महसूस कर पाता। यहाँ पे उसका मॉन्स्टर उसके जिस्म में से बाढ़ आने लगता है और बाचिरा उस मॉन्स्टर से इनकार कर देता है क्योंकि वो मॉन्स्टर उसकी अंदर की आवाज ना होती। कि बाचिरा जानता होता, वो जानता होता जब बाचिरा अकेला था इस मॉन्स्टर ने उसका भरपूर साथ दिया था। बचपन में उस वक्त उसकी इनर आवाज के साथ वो मॉन्स्टर काफी अच्छे से काम करता था और इसी बात को लेकर बाचिरा उस मॉन्स्टर का शुक्रगुजार भी होता है। लेकिन इसी सब में बाचिरा अपनी अंदर की आवाज को भूल चुका था। बाचिरा खुद कहने लगता दिल ही दिल में, मैं मॉन्स्टर की तलाश में अपनी इनर वॉइस को तो भूल ही गया कि मुझे चाहिए था कि मैं दोनों को एक साथ लेके चलता। अगर अब वक्त आ गया है मैं भूल जाऊं किसी और चीज को, दफा हो जा। बाचिरा गुस्से से अपने मॉन्स्टर से कहने लगता है, यहाँ से दफा हो जाओ। इसागी फौरन से उसके खिलाफ जाने की कोशिश करता। हालांकि इस दौरान भी बाचिरा का मॉन्स्टर उसे तंग कर रहा होता है कि यार वो बचपन से अपने साथ मॉन्स्टर को लेके आ रहा है। बाचिरा यहाँ पे कह रहा होता है, इसमें मेरी गलती है, शुरू में तो मेरी मदद करते थे मगर मैंने तुम्हें किसी और लानत में ही बदल डाला। यहाँ पे वो अपने मॉन्स्टर से जहमत होकर ये कह रहा होता है, हमारे साथ सोकर खेल के तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आता था। इसी तरह मैं ब्लू लॉक में आके अपने असली मॉन्स्टर इसागी से मिला था जो कि मेरा पहला मॉन्स्टर बना। इसागी के साथ यूं सोकर खेल के वो मेरी जिद बन चुकी थी। अपने मॉन्स्टर से मिलके ऐसे में मैं वो शख्स बन गया जो कि उसके बिना सोकर खेल ही नहीं सकता। यहाँ पे उसके टीममेट्स भी बोले होते, बाचिरा इस तरफ पास करो। बाचिरा इनकार कर देता क्योंकि उसका मॉन्स्टर भी यही कह रहा होता है और इसके चलते ही बाचिरा एक ही झटके में इसागी जैसे से आगे निकल जाता है। इसे महसूस करके इसागी भी कहने लगता है, कुछ तो गड़बड़ है, बाचिरा के साथ कुछ हो गया है। और तब उसके सामने चिगिरी खड़ा होता। अगर चाहता बाचिरा तो पास कर देता किसी को। बाचिरा अपनी ड्रिबलिंग से चिगिरी पे भी भारी पड़ के आगे निकल जाता। भाड़ू भी यहाँ तक उससे रोकने की कोशिश करता लेकिन चिगिरी कम वक्त रुकने का नाम तक ना ले रहा होता। अकेले में दौड़ता देख के पूरी व्हाइट टीम बाचिरा पे टूटा पड़ती। यहाँ तक रिन भी बाचिरा से पास मांग रहा होता है मगर बाचिरा पूरी टीम व्हाइट पे भारी पड़ा होता है। इसागी भी महसूस कर पाता। इसागी समझ जाता है कि बाचिरा इस वक्त ऐसा खेल रहा है कि रिंग को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे बाचिरा जैसे मास्टर पे बाड़ी पड़ के रिंग को निकल लेना है। और यार बाचिरा तो अपने अंदर वो लाइट सी एनर्जी फील कर सकता। अपने बचपन की याद से ताने लगती और वो कहता, तो ये है मेरी अंदर की आवाज। आखिर कितना ज्यादा वक्त हो चुका है इस बात को भूल ही गया। मैं बचपन में पूरी आजादी से बॉल के साथ खेलता होता था। नहीं बल्कि मैं तो बॉल के महसूस करके उस बॉल के साथ बॉल ही बन जाया करता था। और ये है मेरी अंदर की आवाज, पूरी लगन और पूरी आजादी से बॉल को खेलना आगे किसी मास्टर की तलाश में। बाचिरा कहता, कितना मजा हुआ करता था उन दिनों में भी कि उस वक्त भी मैं अकेला ही होता था। पूरा दिन मैं बस बॉल को वैसे किक मारता था जबकि कोई मेरे साथ खेलना भी नहीं होता था। मैं बॉल के साथ बॉल बन जाया करता था। अब नागी बाचिरा को जा पकड़ता और उस वक्त भी उसका मास्टर कह रहा होता है कि रिंग को पास कर डालो। अब बाचिरा तैयार होता। बाचिरा घूमते हुए नागी को अपने ऊपर से हटाता। अपने आखिरी अल्फाजों में अपने मास्टर से कहने लगता, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आखिर तक मेरे साथ रहने के लिए। और ये कहते कहते वो अपने मास्टर को फाइनल गुड बाय कहता। इसका मतलब अब बाचिरा दोबारा से अकेला रहेगा और अपने सोकर खेलने का मकसद को नहीं भूलेगा, वो मजे को नहीं भूलेगा। और ये कहते कहते वो यहाँ तक इसागी को भी गुड बाय कह देता। कह रहा था, तुम मेरे एक सच्चे यार थे इसागी फुटबॉल के दौरान। और बस बाचिरा काफी करीब होता गोल करने के। बाचिरा अपनी मेमोरीज में भी उस सारे के सारे मॉन्स्टर्स को दफा कर देता और अपने अंदर वो बचपन वाला पैशन पाता। और बस देखते देखते गोल के लिए एक फाइनल गजब किस्म की किक मारता। तभी यार इसागी जैसा इगोइस्ट वक्त पे आके इस बार बॉल को अपने काबू में ले लेता। इसागी से आके बोलता भी है, भाई मुझे पहले से ही पता था। और इसी के साथ आज की हमारी एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।